Students, we have studied the condition for the resonance when your this omega L equals to omega, this omega L is equals to 1 upon omega C. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इससे हमको क्या मिलता था, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 upon root LC. So this is very important condition and we are going to study that this जो रेजोनेंस हमको पीक मिलती है, this is रेजोनेंस है ना, पीक जहां पे आपका जो इंपीडेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, and that impedance is equals to Z equals to R है ना. Z कंडीशन जो उस कंडीशन में क्या होता है कि Z की जो वैल्यू है वो आपके क्या दिस R की वैल्यू के बराबर हो जाती है. That means you have the minimum resistance in that case because this VL and VC has cancelled each other. VL और VC ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, so you will have only this resistance value, this VR into I, VR divided by I. So this is what we have studied so far. So the peak that we have got, क्योंकि I मैक्सिमम पे आपका रेजिस्टेंस 0 है, मतलब कि मिनिमम होगा, तो उस केस में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी. मैक्सिमम करंट मिलेगी उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर मिलेगा. ठीक है, तो मैक्सिमम पावर मिल गया IM स्क्वायर R. But please remember one thing that we are going to consider only half power absorbed is half the maximum. एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पावर अब्सॉर्ब किया जाता है जो हम जनरली कंसीडर करते हैं दैट इज 50% ऑफ द पीक पावर. जो पीक पे हमको पावर मिल रहा है उसका 50% हम जनरली कंसीडर करते हैं. इफ दिस पावर इज जो हम जितने रेंज की फ्रीक्वेंसीज हम कंसीडर करते हैं दैट इज ऑफ 50% ऑफ दिस पीक वैल्यू. क्लियर? तो हमने कंसीडर किया दिस इज 50% कब होगा, व्हेन आई कंसीडर RMS वैल्यू दैट IM upon root 2. So this is where we are interested, मतलब इस रीजन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उस पे हम इंटरेस्टेड. क्लियर है? तो हमने कुछ इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया इस तरीके से और उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. तो हमने क्या किया कि हमने इंक्रीज और डिक्रीज किया फ्रीक्वेंसीज को. When you increase the frequency or the decrease the frequency, you always know the formula of impedance, that is your R square plus XL minus XC का whole square. Either XL minus XC or XC minus XL, doesn't matter. It will always give you the positive value. So please remember, when you have this resonance condition, in that case this vanishes. But when you consider any other value, omega 1, omega 2, omega 3, anything, in that case this value is not going to 0. It is going to increase your impedance value of the circuit, and when you increase the impedance value of the circuit, definitely your current is going to decrease. यदि करंट डिक्रीज होगा तो इस तरीके से आपको कर्व मिलेगा. तो हमने जहां तक कंसीडर करना है दैट इज 50% ऑफ दिस पीक वैल्यू. क्लियर? तो दिस इज 0.5 I square R. ठीक है, so now you can write in this fashion as well, 1 upon I upon root 2 का होल स्क्वायर इंटू R. एक हाफ पावर पॉइंट तक हम जनरली कंसीडर करते हैं. क्लियर बात? तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा है, ओमेगा 1 से ओमेगा 2, दिस बैंड विड्थ को हम जनरली कंसीडर करते हैं. ठीक है, क्योंकि इट कंसीडर 50% ऑफ द टोटल पावर. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग that if you have chosen this and this is called the bandwidth of the circuit, this is bandwidth of this peak, है ना, अब जो एक कर्व मिल रहा है. तो यदि आप इसको कुछ अलग फॉर्म में लिखना चाहो, इसके ओमेगा नॉट के फॉर्म में लिखना चाहो, तो ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा. यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा ओमेगा. ठीक है, तो दिस डेल्टा ओमेगा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्लीज अंडरस्टैंड कि डेल्टा ओमेगा जितना आपका स्मॉल होगा उतना ही आपका शार्पर रेजोनेंस होगा. And we are interested in the sharper resonance. क्यों sharper resonance चाहिए हमको? Because we are interested in getting the maximum power over there. यदि हमको पावर अच्छा मिलेगा, so जो जनरली हम जो मोबाइल फोन्स में जो पहले बात किया करते थे, तो there were a lot of the noise over there. तो बोलते हैं कि फोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना. तो प्लीज उसमें क्या होता था कि it was having जो जनरली बहुत सारी लार्जर फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर कर लेता था. ठीक है, तो आपका वहां पे क्या आता था एकदम इस तरीके से भी, तो मतलब शार्पर रेजोनेंस नहीं होता था, तो इट वाज कंसीडरिंग लार्ज नंबर ऑफ द पीक्स, लार्ज फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर कर लेता था. तो लार्ज फ्रीक्वेंसीज होने के कारण और शार्पर ना होने के कारण क्या होता था कि आपको बहुत सारे मिक्स्ड वॉइसेस सुनाई देती थी, नॉइज सुनाई देता था. लेकिन अब यदि आपका शार्पर हो जाए, यदि ये पीक जो है वो शार्पर हो जाए, तो यू विल हैव द
जो आपका जो ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर नहीं करेगा, है ना, और उस केस में आपको जो पीक मिलेगा दैट विल हैव द मैक्सिमम पावर, सो यू विल हैव अ शार्पर रेजोनेंस। आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू इंक्रीज द रेजोनेंस, है ना, हाउ यू कैन यू मेक योर रेजोनेंस वेरी शार्पर, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। सो हमने क्या कंसीडर किया कि हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 तक हमने इस फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट किया और इसको हम ओमेगा नॉट के टर्म्स में देखना चाहते हैं। तो ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज ओमेगा 2 को हमने ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। दिस डिफरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस डिफरेंस हैज अ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द शार्पनेस ऑफ दैट, सो प्लीज अंडरस्टैंड। एंड दिस डेल्टा ओमेगा, एक ये डेल्टा ओमेगा हो गया और एक ये वाला डेल्टा ओमेगा हो गया, तो यहां से यहां तक का कितना हो गया 2 डेल्टा ओमेगा, एंड यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, यहाँ पे जो कुछ भी आप कंसीडर करना चाहो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ दिस पीक। दिस आपको जो ये कर्व मिल रहा है इस तरीके से, इसका जो बैंडविड्थ होगा दैट इज 2 डेल्टा ओमेगा, यहां से यहां तक का डेल्टा ओमेगा, यहां से यहां तक का डेल्टा ओमेगा, सो 2 डेल्टा ओमेगा, है ना, तो 2 डेल्टा ओमेगा हो गए, तो देयर सम करिए आपका, तो आपको 2 डेल्टा ओमेगा देगा, तो यहां से ओमेगा 1 से ओमेगा तक, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक की जो वैल्यू है दैट इज 2 डेल्टा ओमेगा इज कंसीडर्ड एज बैंडविड्थ ऑफ दिस रेजोनेंस कर्व, ठीक है। तो यदि हमको शार्पर रेजोनेंस चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, इस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू उतनी ही स्मॉल होनी चाहिए, क्लियर। शार्पर द रेजोनेंस मतलब डेल्टा ओमेगा विल बी स्मॉल एंड लोअर इज द बैंडविड्थ। क्या होना चाहिए, बैंडविड्थ हमारा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यदि बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो इट विल कंसीडर लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यदि ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को यदि कंसीडर कर लेगा, यू विल क्रिएट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर दिस रेजोनेंस। इस वाली वैल्यू को क्या करने लगेगा, यदि ज्यादा क्लोज होते जाएंगे उसके ज्यादा नॉइसेस क्रिएट होने लगेंगे, ठीक है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग शार्पर रेजोनेंस एंड लोअर बैंडविड्थ, हमको ज्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए, मतलब इसकी जगह में हमको किस तरीके का कर्व चाहिए, कुछ इस तरीके का, तो इट विल कंसीडर दिस मच, ऑलराइट, and this will have the maximum peak, and this will have maximum power, so we are interested in such kind of peak, please understand it, and we are not interested in getting such kind of bandwidth, we want कि कम से कम बैंडविड्थ हो, क्लियर। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम उसका एक्सप्रेशन निकालने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी आप इतना समझ गए हो ना कि हम किस चीज पे इंटरेस्टेड हैं और क्या हम करने जा रहे हैं, तो आई विल टेल यू just after this, so please understand carefully, this is omega, we are considering this omega equals to omega 1, हम omega 1 को कंसीडर कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे हम यदि करंट देखना चाहें इस omega 1 पे, तो Im equals to Vm रूट आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c का होल स्क्वायर, इतना तो पता है आपको कि दिस इज इंपीडेंस वैल्यू एंड Vm by Z is equals to Im, clear. So you can write this as I max divided by root 2, ठीक है, I max divided by root 2, so you will have this much value। यदि आप इसको किसके टर्म में लिखना चाहते हो, this maximum current के वैल्यू के टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो that will be written as Im max divided by root 2 and please, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो फिर आप इसके बाद देखिए कि इसको हम इसके इक्वल्स टू लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो यदि आप यहाँ पे यदि इसको समझ पा रहे हो तो फिर यदि ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो वोल्टेज के टर्म्स में, ठीक है। तो Im इक्वल्स टू Vm डिवाइड बाय दिस, तो इस Imax को आप कैसे लिख सकते हो, Vm डिवाइड बाय R, Vm डिवाइड बाय R इक्वल्स टू Imax, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये वाली जो टर्म है वो एक दूसरे के ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो सकता है, तो यू विल हैव दिस टर्म एंड दिस टर्म, सो यू विल रिवर्स इट, है ना, सिर्फ हम डिनोमिनेटर को कंसीडर करें यहां से यहां तक, तो आपका जो ये वैल्यू आएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा c का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है मामला। हमको सिर्फ क्या चाहिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस का रहा नहीं। तो आप इतना समझ गए हो। अब ये वैल्यू जो आई है इसको वहां आगे सॉल्व करेंगे।
तो हमने जब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे रूट है, जब ये रूट उधर जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसको हटा दूंगा। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस आर स्क्वायर। इतना क्लियर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यू विल हैव दिस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 एल इंटू माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इक्वल्स टू आर, दिस वैल्यू। सॉल्व करके दिखा दिया मैंने इसको कैसे आया ये, ठीक है। तो इतना समझ गए हो आप, तो अब इसके आगे चलते हैं। तो ये हमको वैल्यू मिल गया, दिस ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू कैपिटल आर। आर क्यों लिखा है यहाँ पे, जेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू आर बिकॉज वी आर कंसीडरिंग अबाउट द रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा 1 एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। So please understand it, and we have considered this omega 1 not it is not having देखिए आप इसको इस पॉइंट पे ओमेगा 1 कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। ओमेगा एल इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। यदि ये रेजोनेंस कंडीशन नहीं है, ओमेगा नॉट नहीं है, ओमेगा 1 है, तो डेफिनेटली ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा कुछ वैल्यू होगा। डेल्टा ओमेगा इज सम वैल्यू, दिस इज हियर डेल्टा ओमेगा वैल्यू, और इस डेल्टा ओमेगा के कारण कुछ रेजिस्टेंस इन दोनों टर्म्स में क्रिएट हो जाएगा, किसमें, एक्सएल माइनस एक्ससी में। क्लियर। तो आपको इंपीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, इंक्रीज हो जाएगी। हम उसको स्टडी कर रहे हैं, यदि हम इसको ओमेगा 1 की जगह में क्या रखते हैं, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। जैसे हमने अभी कंसीडर किया, we are considering this omega 1 and omega naught plus delta omega. When you put this value over here, you will have this expression. Clear? यदि ये एक्सप्रेशन मिला आपको, तो आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो कि ओमेगा नॉट को यदि हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा नॉट, इतना क्लियर, इनटू एल ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, ओमेगा नॉट है इसलिए, ठीक है। माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट यहां से कॉमन लो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा नॉट इनटू सी। चलिए यहां पे सी लिख देते हैं, इक्वल्स टू कैपिटल आर। इतना क्लियर, इतना समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा बैंडविड्थ किसको बोलते हैं, पावर क्या है ना, ये सब समझा दिया है मैंने। अब इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। हमने एक चीज बताया अभी आपको, वी आर कंसीडरिंग द रेजोनेंस कंडीशन। ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट इक्वल्स 1 अपॉन रूट एलसी, 1 अपॉन रूट एलसी। क्योंकि ये ओमेगा नॉट के टर्म्स में है, ये भी ओमेगा नॉट के टर्म्स में है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 1 अपॉन जो एक्सएल क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी। ये कंडीशन फुलफिल करेगा, तो इसकी जगह में क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन सी ओमेगा की जगह, ओमेगा सी की जगह ओमेगा नॉट एल रख सकते हो, तो रख दीजिए। तो यहाँ पे एल ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट माइनस, यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, ओमेगा नॉट एल जो मैंने अभी बताया, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है, तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय दिस ओमेगा नॉट। अंडरस्टूड। यदि आप ऐसा लिख पा रहे हो तो एक चीज आप देखिए कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है दिस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो उस केस में ये जो ऊपर चला गया तो इनवर्स हो गया। तो आपको बायनोमियल थ्योरम तो आता ही है ना, बायनोमियल पढ़ा होगा ये, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा है बायनोमियल। तो उस केस में क्या होता था, यहाँ पे -1 इधर शिफ्ट हो जाता था। तो इसको चलिए आगे लिखते हैं अपन। इसके बाद क्या होगा, यदि इसको ऐसा लिख सकते हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, एल ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट, और यदि ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट एल बाहर ही निकाल लो दोनों में से, है ना, और ये ऊपर चला गया क्या हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट। इतना क्लियर हुआ।
क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा, इनवर्स के कारण बाइनोमियल का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और फिर यदि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, ठीक है, तो ये वाला तो टर्म कैंसिल हो गया ना आपका, क्लियर। तो व्हाट यू गेट दैट इज एल ओमेगा नॉट टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू आर। आर कहां गया, आर तो रहेगा ना भाई, है ना, तो ये आर की वैल्यू के बराबर आ गया। इतना क्लियर हो गया मामला आपका, तो ये सब कुछ तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। तो दिस इज एल ओमेगा नॉट टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आर कैन बी रिटन एज दिस वैल्यू। यदि आप इसको ओमेगा नॉट, है ना, यदि यहां पे आपका ओमेगा नॉट इधर मल्टीप्लाई किया हमने, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय टू डेल्टा ओमेगा, ठीक है, और आर को इधर शिफ्ट किया और एल ओमेगा को यहीं रहने दिया आपने, इसको ऐसा मत लिखो आप, ध्यान रखिए ये जो टर्म आया कैसे आया, आपने क्या किया, ये ओमेगा नॉट को क्या किया आपने इधर शिफ्ट किया और इस टू डेल्टा ओमेगा को इधर शिफ्ट किया, एल ओमेगा यहीं पे रहा और आर इधर आपने शिफ्ट कर दिया, समझ में आ गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, ठीक है, ये एज इट इज ऐसे ही था, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, आप निकाल लीजिएगा इसको कैसे करते हैं आप, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव written. So this omega naught divided by 2 delta omega is equals to this omega naught L divided by R. What is this? This omega naught divided by 2 delta omega क्या बताता है आपको? Sharpness of the, sharpness कितनी है आपकी इस पीक की, sharpness कितनी है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, this L वैल्यू के ऊपर, this L, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, है ना, this omega naught L को क्वालिटी फैक्टर, है ना, क्वालिटी फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस टर्म ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाय आर। क्या होना चाहिए हमको, यदि शार्पनेस बढ़ानी है, दिस इज द टर्म फॉर द शार्पनेस, एंड यदि हमको शार्पनेस बढ़ानी तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस एल और आर के ऊपर। यदि हमको किसी भी रेजोनेंस कंडीशन को अपन लोग को देखना है, हमको शार्पनेस चाहिए, हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए और लोअर बैंडविड्थ चाहिए, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा नॉट तो रहेगा ही, ओमेगा नॉट, ठीक है, एल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और आर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जितना कम से कम हो सके और एल जितना ज्यादा हो सके, लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन, यू कैन नॉट इंक्रीज एल अप टू सो मेनी ऑफ द थिंग्स, बहुत ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते एल को, सो यू हैव टू कंसीडर दिस टर्म, और आप आर को जितना कम से कम कर सको, यू विल हैव द मोर शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशन के केस में आपका एक इंडक्टर लगा होगा किसी सर्किट में, और एक क्या लगा होगा, आपका कैपेसिटर लगा होगा। पहले आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे, इसमें आप देखिए, इसमें जो कैपेसिटर और इंडक्टर जो हम लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। देखिए कैसे स्टोर होगा, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी किसमें, इस कैपेसिटर में, और फिर जो आपको एक चीज पता है कि इंडक्टर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी, क्लियर। सो व्हेन अ कैपेसिटर इनिशियली चार्ज इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, जब आप पहले इसको चार्ज कर दोगे और फिर इसके बाद इंडक्टर से कनेक्ट कर दोगे, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज इन द कैपेसिटर एंड और जो करंट होता है सर्किट में, वो किस टाइप का फेनोमेना होने लगता है, उसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होने लगते हैं। ऑसिलेशन समझते हो आप, कि कोई चीज एक पेंडुलम है जैसे ऐसे, तो ये कंटिन्यूअस ऑसिलेट होता रहता है ना, लेकिन कंटिन्यूअसली ऑसिलेट, यदि सपोज करिए कोई रेजिस्टेंस ना हो, कुछ भी एक कोई टाइप का डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें वैक्यूम में हो, तो ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, यदि एनर्जी का इसका यदि लॉस नहीं हो रहा है तो। लेकिन जनरल केस में आपका यदि पेंडुलम होगा, उसके एनर्जी का लॉस होगा, वो तो नेचुरल सी बात है, कोई भी एनर्जी का लॉस तो होता ही है ना, तो फिर वो क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जाए कि वो, सपोज करिए यदि पेंडुलम है, इसको हम बीच बीच में पुश करते जाए थोड़ा सा, तो ये कभी क्या रुकेगा नहीं, रुकेगा ना, ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा लाइफ लॉन्ग, थोड़ा सा यदि इसको पुश मिलता जाए तो उसी तरीके। लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है, ऑसिलेट करने की तो है
है ना। और उसी प्रकार से यहाँ पे चार्जेस और जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होंगे यहाँ पे, वो उसमें भी ऑसिलेशन का इस टाइप से प्रोसेस होगा, बट वी नीड टू गिव सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी टू इट सो दैट इट कैन रिमेन कंटिन्यूअस इन द कंटिन्यूअस ऑसिलेशन, ठीक है। तो हम उसकी बात करेंगे आगे। तो इतना समझ गया आपने कि हम यहाँ पे हमारा फंडा क्या है समझने का, कि हम यहाँ पे क्या कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस कराना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, तो कुछ आपका वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों ऑसिलेशन करेगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि ऑसिलेशन क्यों करेगा, कैसे करेगा। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो आपको एक चीज पता है कि इस वोल्टेज इसमें कितना स्टोर रहता है, आपको पता है, मैंने जब कैपेसिटर पढ़ाया था CV इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV पढ़ाया था, Q इक्वल्स टू CV, Q equals to C into V. So we want here V, so Q upon C equals to V. और इस केस में इंडक्टर के केस में आपको तो पता ही है कि इंडक्टर के केस में हम क्या करते थे, है ना, तो माइनस L di by dt हो जाएगा। तो एक चीज आप इससे क्लियर हो गई है। एक चीज और आप समझ लीजिए कि I किस तरीके से रिलेटेड है चार्ज से। तो विद अ डिक्रीज इन चार्ज विद द टाइम योर करंट इंक्रीजेस, clear, Q decreases, I increases, all right. So if you put this value of di by dt, all right, put the value of I here, so this minus will be plus and you will get d square Q by dt square, और जो L है उसको हमने क्या किया, मतलब कि डिवाइड कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो you will have this LC और यहाँ से LL कैंसिल और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इतना तो सॉल्व कर लोगे ना, I की वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पे और फिर उसके बाद इसको क्या कर दो, L से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दो, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ये वैल्यू है, ये समथिंग लुक्स लाइक द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का ये आपको इक्वेशन मिल रहा है। क्या होती है इक्वेशन, d square q upon dt square plus omega naught square q equals to 0. Well, this value is equals to omega naught square. So the omega naught equals to 1 upon root LC. This is called the natural frequency. This is called natural frequency of the oscillation. So this is the equation which tells you that there will be a simple harmonic oscillation of the charges and current in the circuit. Clear? So we will show you that how this kind of oscillation takes place in the LC tank या फिर LC circuit. Clear? So I will show you some diagrams and I will tell you when we charge your capacitor how your energy discharges and how electrical energy converted into the magnetic energy converted electrical energy. This continuous process takes place and continuous there is a charge flow and continuously there is current in that circuit. Students, now this is LC oscillations circuit. I will tell you how your energy given to this capacitor, electrical energy given to this capacitor converted into the magnetic field and magnetic field to electrical field. Let me tell you one thing. Let us suppose that we have one source, ठीक है, और उसको आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने इसको स्विच ऑन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जो क्लोज सर्किट बना फॉर्म हुआ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो ना स्टार्ट हुआ। लेकिन आप एक बात ध्यान है, ये इंडक्टर के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि क्या करता है वो अपोज करता है करंट को, इंक्रीजिंग करंट को क्या करता है अपोज करता है और डिक्रीजिंग करंट को क्या करता है सपोर्ट करता है। इतना पता है ना आपको, जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर पढ़ाया था, आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसके पास ये रास्ता तो रहेगा नहीं जाने का, ठीक है। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्जेस है कहां स्टोर होते जाएंगे, और ये क्या है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है ना। कैपेसिटर के पास प्रॉपर्टी होती है कि डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो इधर तो जाएगा नहीं पॉजिटिव चार्ज, सो सीधे पॉजिटिव चार्ज कहां स्टोर होता जाएगा, यहां स्टोर होता जाएगा इस प्लेट में। क्लियर है? अब मेरा इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका स्टोर हो चुका है। अब क्या होगा आगे उसके देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, तो E equals to E positive. That means your electrical energy which is equals to UE is equals to Q square by 2C that has been stored in this capacitor. ठीक है, इतना एनर्जी आपका इसमें स्टोर हो गया। अब यहां से जो चार्जेस स्टोर हो गए हैं वो क्या होंगे, इसको ये करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इधर से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहां से देखिए ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो यदि ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यदि ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ तो इधर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बिकॉज़ इट इज क्लॉकवाइज सो वी हैव गिवन द माइनस साइन होगी, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो एक चीज आपको पता है कि जब करंट इंक्रीज होता है तो इंडक्टर के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस। यदि क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में आपका रिंग्स में जो ये, क्योंकि सोलेनॉइड हैज रिंग्स ना, so it is clockwise, so it will form anti-clockwise current and which are the direction opposite to this, है ना। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो दैट्स व्हाई माइनस साइन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी, यदि आपका डायरेक्शन इसका ये ऐसा था तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, तो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो आपका ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो जीरो हो गई, क्योंकि इसका पूरा एनर्जी कहां खर्च हो गई, पूरा जो इलेक्ट्रिकल करंट इसको इंक्रीज करने में, इंक्रीजिंग करंट, यहां पे क्या है ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग करंट, because of increasing current inductor has property to oppose, all right, so all this electrical energy is stored in the form of magnetic energy, क्योंकि जितनी भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई इस करंट को क्या कर, इस करंट की जो एनर्जी थी पूरी इस इंडक्टर में किस फॉर्म में स्टोर हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। क्लियर बात, इट हैज इंडक्टर्स प्रॉपर्टी, ऑलराइट। अब क्या होगा कि यदि एक बार इंक्रीज हो गया करंट, अब क्या होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज भी होना स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। अब जितना चार्ज था वो खर्च हो गया, अब ये खाली हो चुका है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाली हो चुकी है, तो एक हद तक क्या करेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो अपोजिशन हो रहा है, पूरा एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, करंट जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा इसकी एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता स्टार्ट हो जाएगी। तो एक चीज आपको पता है कि जब भी करंट डिक्रीज होने स्टार्ट होती है तो उस केस में क्या होता है, आपका इंडक्टर के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करने लगता है, वो उस एनर्जी सपोर्ट करने लगता है, कैचअप। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो इस केस में क्या होगा, इसकी पूरी जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो उसको कैप्चर करने में स्टार्ट, मतलब कि उसको इस डायरेक्शन में फ्लो कराने में स्टार्ट हो जाएगी। क्या करता है, यदि करंट यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ईएमएफ जो जनरेट किया था, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब जो ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करेगा, ये इंडक्टर सपोर्ट करने लगेगा और इस करंट को खींच के कहां ले जाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश करेगा, समझ आ रहा है। जो ये इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी थी इस करंट को इधर खींच के ले जाने में खर्च हो गई, तो इसका जो मैग्नेटिक एनर्जी थी क्या हो गई, एक कंडीशन के बाद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, समझ आ रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी तो ये जो आपके जो चार्जेस थे, जो करंट थे, करंट किसके कारण था, चार्जेस कारण, तो चार्जेस क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसकी वजह से, इस की मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से। जो मैग्नेटिक एनर्जी इसमें स्टोर हुई थी वो एनर्जी इसको इधर खींच के लाने में, इस करंट को इधर खींच के लाने में खर्च हो गई, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव चार्जेस कहां स्टोर होते जाएंगे, इस प्लेट पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरी वाली प्लेट पे। पहले नेगेटिव था, अब यहां क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होना, स्टोर होना चालू हो जाएगा, और एक हद के बाद क्या हो जाएगा, फ्री चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब ये एनर्जी पूरी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस के फॉर्म में, तो इस केस में अब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और यहाँ पे करंट इधर की साइड जुड़ी हो चुकी है पूरी, अब करंट कहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा, इधर से, ठीक है। अब करंट इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे होगा, यहाँ क्योंकि करंट इधर से आ रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर थी, इधर करंट जा रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। अब क्यों होगी वो, क्योंकि मैंने ये बताया था कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये यहां से क्लॉकवाइज करंट मिलेगी, इंड्यूस्ड करंट, बिकॉज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉजेस इंड्यूस्ड करंट, फैराडेज लॉ। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी, सो डेफिनेटली इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दिस करंट। समझ में आ रही है? तो this is in this direction opposite to it, so that's why it is positive direction, ठीक है। So it is anti-clockwise, it is clockwise. Let me tell you one thing that here in this case your electrical energy जो स्टोर हुई थी that has been zero हो चुकी है, और किस फॉर्म में स्टोर हो गई है, जाके
मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। फिर से वही कंडीशन हो जाएगी, फिर से वो खाली होगा, फिर से ये क्योंकि ये इंक्रीजिंग करंट था, अब फिर से जब यह खाली हो जाएगा फिर से डिक्रीज होना हो जाएगा, फिर से इसको खींच के लाने की कोशिश करेगा, फिर से एनर्जी इसकी खर्च हो जाएगी, है ना, इसको इधर लाने के लिए, फिर से पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऐसा है ना। तो ये सर्कुलर प्रोसेस है, फिर से पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर से वही यहां से करंट फ्लो स्टार्ट होगी, फिर से इंक्रीज होगी करंट, है ना। फिर ये क्या करेगा, फिर से जब डिक्रीज होगी करंट तो फिर से इसको सपोर्ट करेगा, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी फिर से खर्च होगी, फिर से इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, है ना। मतलब ये कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस है ना। दिस एलसी टैंक सर्किट, इट इज कॉल्ड एलसी टैंक सर्किट, है ना। एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर मैग्नेटिक एनर्जी से के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक एनर्जी, फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ऑलराइट। अब ये सोच रहे हो क्या सर ये हमेशा एक बार लगा दोगे चलता रहेगा क्या, एक बार एनर्जी दे दोगे चलता रहेगा, ऐसा है नहीं। क्योंकि कोई भी सिस्टम में जो एनर्जी है दैट इज एनर्जी तो कंजर्व होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम बोले कि ये अभी इस पेंडुलम को हम ऑसिलेट कराना चाहें और हम एक बार इसको ऑसिलेट कराने के बाद छोड़ दें तो क्या हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, नहीं, है ना। एयर रेजिस्टेंस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो एनर्जी है हमेशा जितनी आपने एनर्जी दिया था स्टोर रहेगी नहीं, हीट के फॉर्म में या फिर रेजिस्टेंस होगा इस इंडक्टर का, इस कैपेसिटर का, कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस होंगे, उसके कारण एनर्जी का लॉस होएगा। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में जैसे टीवी सिग्नल्स एंटीनास वगैरह में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वहां से भी तो एनर्जी खर्च हो रही है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि वहां पे तो टैंक सर्किट लगा होता है, एलसी टैंक सर्किट लगा होता है, ध्यान रखिएगा, जो टीवी सिग्नल एंटीनास वगैरह में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसमिट होती है वहां से। तो ध्यान रखिएगा कि एनर्जी क्या है कि यहाँ पे एनर्जी खर्च तो होगी हीट के फॉर्म में, आपके रेजिस्टेंस के कारण, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो इस तरीके से आप समझिए। तो उसके केस में क्या होगा कि यदि आपका ऑसिलेशन क्या होगा, डैम्प हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द डैम्प्ड ऑसिलेशन। यदि आपके लॉसेस होने लगेंगे तो योर एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग इन सच फैशन एंड फाइनली जिस तरीके से पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो वो स्टॉप हो जाता है, इससे फाइनली डैम्प हो जाता है। उसी प्रकार से इस सिग्नल भी क्या हो जाएंगे, एलसी ऑसिलेशंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरीके से डैम्प, इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। हम ये चाहते हैं कि हमारे डैम्प ऑसिलेशन ना हो, हम क्या चाहते हैं कि ये कंटीन्यूअसली ऑसिलेट करता रहे। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, we will have to provide some external source of energy and that will be studied when we will study in the transistors। जब हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करेंगे, इसकी जो आपको ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस दिख रहे हैं इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। तो वो जब ट्रांजिस्टर का स्पेशल टॉपिक आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले आप तो इतना समझिए कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बाय सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। we'll study in that transistors। so ट्रांजिस्टर्स में एलसी टाइप सर्किट को डाल देंगे, है ना, और फिर उसमें देखेंगे कैसे इंक्रीज करता है वो करंट, ये ऑसिलेशंस को। पहले आप और एक चीज और समझ लीजिए कि जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको यदि ग्राफ से के थ्रू देखा जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी आपके पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम थी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे जैसे कम होना स्टार्ट हुआ, जैसे ये टॉप पे था ये क्या था, जीरो पे था, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो थी, ठीक है। जैसे ही आपका एनर्जी क्या हुआ, इधर से खाली होना स्टार्ट हुई इधर से, तो आपसे क्या हुई, मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इधर शिफ्ट होने लगा इस डायरेक्शन में, है ना, आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक एनर्जी भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो गई, क्लियर है। तो एक बार ये खाली होएगा, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, ये खाली होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस इसमें चलता रहेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम ये जीरो रहेगा और जब ये मैक्सिमम होएगा उस केस में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, और इसमें करंट का भी बहुत प्ले रोल कर रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जब ये एनर्जी इसकी खर्च हो रही है तो करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और करंट इंक्रीज हो रही है तो यहां से एक अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। फिर जैसे जैसे है ना, और फिर क्या होता है, जैसे करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी जो होगा इसको क्या करेगा, इसको करंट को बढ़ाने में इसकी हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने यहां से समझाया है,
इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दैट इज Q2/2C 1/2 Li स्क्वायर इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, है ना, तो जो स्टोर हो रही है। तो ये आप इसको समझ पा रहे हो, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ई और बी और आई के बीच में आपका रिलेशनशिप है इस तरीके से। और अच्छे से इसका डायग्राम आप देख लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, एक चीज और बता दूं कि एलसी ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे आप डिसाइड करते हो। तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट एलसी, एलसी टाइम सर्किट है तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट एलसी, सो 2π/t इक्वल्स टू 1/√LC। तो टाइम पीरियड जो है आपका, टोटल टाइम पीरियड के लिए आप सेट कर सकते हो कि कैसा ऑसिलेशन आपको चाहिए। आपको ऐसे ऑसिलेशन चाहिए, मतलब कि बहुत फास्ट ऑसिलेशन चाहिए कि लेस ऑसिलेशन चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दिस एल एंड सी। ठीक है, आप टाइम को सेट कर सकते हो कि किस तरह का ऑसिलेशन चाहिए। ज्यादा टाइम का ऑसिलेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल और सी की वैल्यूज को बढ़ाना पड़ेगा। और कम ऑसिलेशन चाहिए तो लेस टाइम के लिए ऑसिलेशन चाहिए तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एंड एलसी। फ्रीक्वेंसी यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको एल और सी के साथ खेलना पड़ेगा। हाँ, यदि न्यू बढ़ाना चाहते हो तो एलसी इसकी वैल्यू को घटाना पड़ेगा। यदि इसको कम करना चाहते हो, ऑसिलेशंस को कम करना चाहते हो, मतलब टाइम पीरियड बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसको कम करना चाहते हो तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप इस टाइम सर्किट के साथ खेल सकते हो और ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको किस टाइप की फ्रीक्वेंसी को चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, कैसे वो खाली होती है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी प्लीज स्टडी कीजिए। मैंने इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पढ़ाया है कि when you provide increase the current, induced EMF is created because of in the opposite direction लेंज लॉ के कारण। तो induced EMF कारण एक induced current जनरेट होगा, induced current के कारण फिर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरीके से। और एक केस जब और बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो, जब इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं करंट डिक्रीज होती है तो उस केस में आपका इंडक्टर क्या करता है, जो उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, दैट सपोर्ट्स द करंट। ठीक है, दैट सपोर्ट्स द करंट, जो दैट एनर्जी, और एक किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। ये बेसिक इसका आइडिया है, इसको आप समझ जाएंगे।